हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसमें कि हम क्या है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, न्यायपालिका। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो होने के साथ साथ ये इसका लास्ट पार्ट भी है, क्योंकि जितने भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सभी मैंने इन दो वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ से आपको उनमें क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी के, अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारी वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब भारतीय न्यायिक, यहाँ पर पद्धति है, ठीक है, पद्धति में यहाँ पर लोकगीत नहीं लोकहित है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, ये आपको बताना है, यानी कि हमारे चीफ जस्टिस कौन थे ये बताना है। तो हम क्या है डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि हमें साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखने हैं सभी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हमें क्या है डायरेक्ट आंसर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, P.N. भगवती। जो P.N. भगवती हैं वो क्या है 1985 से दिसंबर 1986 तक क्या है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। इनके कार्यकाल में ही जो है लोकहित मुकदमा जो है भारत में लाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट में अंतर है क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो सभी ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है, प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य नई त्रुटि को रोकना, जबकि उत्प्रेषण रीट का उद्देश्य नए त्रुटियों में सुधार करना है, ठीक है। इसको क्या है रोकना है और इसको क्या है सुधार करना है उत्प्रेषण रीट में। तो ये क्या है सही है। सेकंड देखते हैं, प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व जारी की जाती है, यानी कि सुनवाई के दौरान क्या है ये जारी की जाती है। तो ये भी क्या है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रतिशत, यहाँ पर ये प्रतिषेध है, ठीक है, प्रतिषेध रीट, ये दोनों ही गलत है। प्रतिषेध रीट को क्या है वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि उत्प्रेषण रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी की जा सकती है। तो क्या है ये पॉइंट हमारा गलत रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका पॉइंट सही है। अब देखिए, जो लास्ट वाला हमारा गलत था इसको देखते हैं। प्रतिषेध रीट को क्या है वैकल्पिक उपचार हेतु होते हुए भी क्या है जारी किया जा सकता है, जो कि इसमें इन्होंने नहीं लिखा था, तो इसलिए पॉइंट गलत था। जबकि सामान्यतः उत्प्रेषण रीट जो होती है, मतलब ये, ठीक है, इसको वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि किया जा सकता है, इसलिए हमारा पॉइंट गलत था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। ध्यान से देखना है, इन्होंने बोला है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी बात हो रही है, तो इनको कौन दिलाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, राज्य का राज्यपाल, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नर। और अगर बात करें कि इस जो ये शपथ है इसका प्रारूप जो है हमारे संविधान में कौन सी थर्ड जो अनुसूची है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है, बताना है कि कहाँ पर या कब, किस सिचुएशन पे, ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, जहाँ गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या है किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है जारी की जा सकती है। तो सिर्फ आपको ये डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, उत्प्रेषण रीट, ठीक है। देखिए, उत्प्रेषण रीट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रीट न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु भी जारी की जाती है। और अगर बात करें प्रतिषेध रीट की, तो ये क्या है कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए की जाती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और प्रतिषेध रीट की भांति ही जो उत्प्रेषण रीट होती है ये क्या है, ये भी कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका
उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 142। देखिए, एक वाद हुआ था जिसमें कि रूपा अशोक हुर्रा, ठीक है, बनाम यानी कि वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है, ये क्या है, इनके बाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पहली बार सुधार याचिका की व्यवस्था शब्दावली का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यूज़ किया था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है, क्या मतलब है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये इसके लिए क्या है, करेक्ट रहेगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को जो अभिलेख न्यायालय कहा गया है वो आर्टिकल 129 में कहा गया है। अभिलेख न्यायालय जो होता है, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि इसके द्वारा दिए गए सभी जो निर्णय हैं उनको प्रकाशित किया जाता है और अन्य मुकदमों में उसका हवाला दिया जाता है, ठीक है, मतलब सेम इस तरह के मुकदमों में। और न्यायालय के क्या है, निर्णय और कार्यवाहियों का क्या है, लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसमें स्पष्ट किया है? तो बताना है इसका। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद, यानी कि 1973 में जो हुआ था, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे को क्या है, उसके सिद्धांत को स्पष्ट किया था। देखिए, केशवानंद भारती विवाद जो है वो 1973 में उच्चतम न्यायालय के 13 जज, ठीक है, 13 जजेस, इन्होंने क्या है 7:6 के बहुमत से क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे को क्या है, सिद्धांत को इसके स्पष्ट किया था कि संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के, यहाँ पर संविधान है, ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ऐसा नहीं है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी सही रहेगा, दोनों के दोनों कथन क्या है, असत्य हैं। देखिए, कोई केंद्रीय विधि जो किसी मौलिक अधिकार का हनन करती हो, मतलब कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का को क्या है, मतलब डिस्टर्ब करता हो या संविधान के अनुकूल ना हो, तो क्या है, जो हाई कोर्ट है उसे क्या है, अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है, जो उन्होंने बोला ना कि नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत था। और रही बात जो उच्चतम न्यायालय है कि वो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, तो देखिए क्या है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी जो कानून और 99 जो संविधान संशोधन था, इसकी संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने ही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अक्टूबर 2015 में क्या है, असंवैधानिक घोषित किया था, तो इसलिए क्या है, ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय उसमें कोई भी मतलब प्रश्न नहीं उठा सकता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो कि अनुच्छेद 143 यानी कि आर्टिकल 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 143 में ये उपबंध है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी कि सलाह ले सकता है, जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वो उस प्रश्न को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी राय को मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं होती, तो करेक्ट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी, किस हाई कोर्ट ने यह घोषणा की थी कि बंद जो है, बंद क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है, तो ये किसने की थी? करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, केरल ने, ठीक है। देखिए, 1997 में भारत कुमार के पिल्चा बनाम केरल राज्य मामले में सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने बंद को क्या है, असंवैधानिक घोषित किया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की थी, ठीक है, तो आंसर रहेगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में
समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है, ये बताना है। तो ऐसा जो राइट है वो किसको दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, संसद को। ठीक है, देखिए ऐसा किस में वर्णित है, आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विषय में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका हम करेक्ट आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ई ऑप्शन आना था एक, वो क्या है, सी एंड डी, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है हमारा करेक्ट रहेगा। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, ये क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य विवाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संविधान के आधारभूत संरचना जैसा कि उद्देशिका में निरूपित है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यही पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत कहा गया है या विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 348 है। ठीक है, आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट न्यायालयों में सभी कार्यवाही जो है अंग्रेजी में की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर आई होप पता होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से क्या है, अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, ये सब लिए गए हैं। बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या है, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, वो सभी लिए गए हैं। और कनाडा से क्या है, सशक्त संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये सभी क्या है, यहाँ से इसके स्रोत यानी कि सोर्सेज लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की राय में एक यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद होना चाहिए, करेक्ट है। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष लगाए हों, ये भी सही है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष लगाए हों, तो ये भी सही है। और लास्ट में है, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 साल किए हों, तो ठीक है, ये गलत है, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर बात करें कुछ अदर जो योग्यताएं हैं वो क्या चाहिए, देखिए एक तो ये कि वह भारत का नागरिक हो और वो किसी न किसी हाई कोर्ट से या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या है, लगातार कम से कम 5 साल तक एज अ जज काम कर चुका हो, या फिर किसी हाई कोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 साल तक क्या है, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुका हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट इसके लिए क्या है, मापदंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन रहेगा ए हमारा करेक्ट, केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है और यह है सर्वोच्च न्यायालय, क्या इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। करेक्ट आंसर है बी। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, इसका जो मीनिंग होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन से ये भी तात्पर्य है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक या फिर शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये किस अध्यक्ष ने कहा था, किस विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, न्यायाधीश यानी कि जज HR खन्ना। ठीक है, ये क्या है, ये जो 8th नंबर का विधि आयोग था, ठीक है, ये इसमें क्या है, अध्यक्ष थे। और इनकी एक रिपोर्ट थी 80वीं। ठीक है, इनकी ये रिपोर्ट थी कौन सी, नाम था जिसका न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके, की नियुक्ति के
तरीके। इसमें क्या है, उपबंध 5 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कहा है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 1/3, ठीक है, 1/3 क्या है, न्यायाधीश दूसरे स्टेट से होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। इसमें क्या है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को हेल्प करते हैं और दूसरा सभी वरिष्ठ नागरिकों को हेल्प करते हैं। देखिए, जो समाज के कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको फ्री की कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों को प्यार से निपटारे के लिए क्या है, लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए क्या है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नलसा, हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका गठन किया गया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। अब देखिए, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, जो कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम जो आय है यानी कि जो इनकम है वो क्या है, 1 लाख है, 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर सिटीजन है तो कोई, ठीक है, उसकी जो वार्षिक आय है वो क्या है, 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और जो ट्रांसजेंडर है तो उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ क्या है, कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, ठीक है। इन्होंने क्या है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान क्या है, जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोलकनाथ का मामला, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये मामला 1967 में हाई कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में क्या है, मौलिक अधिकारों की प्रमुखता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर रखा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो हमारा सही है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। जिस न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत अधिकारी होना चाहिए, ये सही है। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है, तो ये भी करेक्ट है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट रहेगा, यानी कि सभी के सभी कथन सत्य हैं। देखिए, सभी जो प्रावधान है ये क्या है, संविधान के खंड अधीनस्थ न्यायालय के आर्टिकल 233 से लेकर 235 में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते, ऐसा नहीं है। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधीन निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है, ये सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए, एक जो लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में क्या है, कोई भी अपील नहीं की जाती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं, भारत में जिला न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये सही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड आरोपित करने की शक्ति है, ये भी सही है। मुंसिफ के न्यायालय की सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिता होती है, तो ये भी सही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय होता है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो 3 है वही हमारा सही ई जो है वो ठीक रहेगा, कि हमारा जो ऑप्शन 3 है वो गलत है।
एक सेकेंड, ठीक है, ये यहाँ पर थर्ड नहीं फोर्थ आएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है जो हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीतों में से किस एक का अर्थ है शरीर आपके पास लाया जाए। तो इसका आंसर रहेगा सही बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस रीट का ये क्या है, उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है, ठीक है। इस रीट को जारी करके कैद कराने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। और इस रीट का क्या मतलब एम होता है मेन, कि मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार, ठीक है। कौन सा, दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का क्या है, अनुपालन करें। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतदान के 12वें चक्र के पूर्व क्रिस्टोफर ग्रीनवुड के बाहर निकल जाने के बाद दोबारा निर्वाचित हुए। क्रिस्टोफर ग्रीनवुड किस देश के नाम निर्देशित थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन, ठीक है। देखिए, भारत के न्यायमूर्ति जो दलवीर भंडारी हैं वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल हेतु नामांकित किए गए थे। इनके प्रतिद्वंदी जो थे वो ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड थे। इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे क्या है, दलवीर भंडारी पुनः से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए की जाती है, तो ये सही रहेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। और ये जो नियुक्ति है ये उतने ही टाइम के लिए की जाती है जितनी की ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित विवाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5, ठीक है, या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे कम होगी, ठीक है, तो उस पर क्या है, संविधान पीठ गठित नहीं की जा सकती। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के जो उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार, ठीक है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है मात्र वो क्या, सर्वोच्च न्यायालय को ही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही है। आर्टिकल 143 के फर्स्ट में क्या है, ऐसा कहा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि विधि या तथ्य, मतलब कोई कानून या किसी फैक्ट से क्या है, ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना ज़रूरी है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। और न्यायालय क्या है, राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करेगा, मतलब बदले में उनको अपनी राय भी देगा। राय को स्वीकार करना या ना करना वो पूरी तरह से डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परामर्श से संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है। देखिए, ये बहुत ही इजी और सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। अंतिम अपीलीय जो न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ऑप्शन देखते हैं, बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या है, ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो त्रिआयामी है, ठीक है, जिसे कि संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, ये 3 होंगे। कौन कौन से, दीवानी, संवैधानिक और फौजदारी। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है अगर हाईकोर्ट यह अनुप्रमाणित करे कि अमुक मामलों में विधि के किसी सारवान प्रश्न या संविधान की व्याख्या का विषय अंतर्निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका भी आपको सभी को आंसर पता होगा ज़रूर। तो क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका। देखिए, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसका वर्णन क्या है संविधान के आर्टिकल 132, 133 और क्या है 228, ठीक है, इसमें दिया गया है। अगर आर्टिकल 132 और 133 के अनुसार क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में
किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक और अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या फिर अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। विधायिका द्वारा निर्मित विधि का पुनरीक्षण भी उच्चतम न्यायालय ही कर सकती है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, देखिए आर्टिकल 112 के थर्ड पार्ट में क्या है, इसके अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन हैं और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 साल तक न्यायिक पद धारण नहीं किया हो, तो ये कंडीशन नहीं है। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या फिर किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 217(2) क, ठीक है, इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का जो जज होता है वो बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 साल, ठीक है, 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। तो इसके लिए तो ये कंडीशन है जो कि इन्होंने हमें यहाँ पर बोली थी कि वो गलत था। ठीक है, जो इसमें बताया गया था, इसमें फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ 5 साल बोला था ना, तो ये क्या है 10 साल है। और सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 220 इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो व्यक्ति हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के पद से पद मुक्त हो चुका हो, यानी कि पद को छोड़ चुका हो, फ्री हो चुका हो, वह भारत के उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन भी गलत था। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका के बारे में बताना है, तो सभी ऑप्शन देख लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का, यहाँ पर क्या है, अधीनस्थ न्यायालय के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है, भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है, ये भी सही है। यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, ये गलत है। ये भी ठीक है, ये हमारा सही रहेगा। तो यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट रहेगा। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। देखिए भारत में एकल न्यायपालिका व्यवस्था है, तो इसलिए सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। किस कंडीशन में देता है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी जो है सही रहेगा, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, ठीक है, तब दे सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित ऐसी कंडीशन हो नहीं दे सकता। व्यापक लोकहित के विषय में कोई स्वप्रेरणा पर दे सकता है, ऐसा भी नहीं है। जब राष्ट्रपति ऐसी डिमांड करेंगे तो तभी दे सकता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए आर्टिकल 143 इसके अकॉर्डिंग भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व के सारवान विषयों पर क्या है एडवाइस कर सकता है, लेकिन अगर वो उससे सलाह मांगे तो ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय अपने निजी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति रखता है, करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय कानून के प्रश्न अथवा किसी तथ्य पर जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे निर्देशित किया गया हो सलाहकार अधिकारिता रखता है, तो ऐसा भी सही है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। अंतरशासकीय विवादों में उच्चतम न्यायालय मूल और अनन्य क्षेत्र अधिकार रखता है, ये भी सही है। जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी करने की अनन्य शक्ति क्या है, उच्चतम न्यायालय के पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो गलत पूछा था वो क्या है, ऑप्शन डी ही रहेगा। देखिए जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए याचिका जारी करने की अनन्य शक्ति जो है
वो उच्चतम न्यायालय के पास नहीं, मतलब उच्चतम न्यायालय के पास ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने केवल बोला ना, तो उच्चतम न्यायालय के पास ही नहीं बल्कि यह शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब दोनों को है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो इसका डायरेक्ट आंसर सही करेंगे हम, वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, गोलकनाथ केस में। ठीक है, देखिए जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले है जो 1973 में आया था, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ, यानी कि जिसके अंदर क्या है 13 न्यायाधीश थे, उनका गठन किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी जो खंडपीठ है वो 11 न्यायाधीश की थी, मतलब 11 जजेस की थी। उसका गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद के मामले में किया गया था। तो हमें दोनों याद रखनी है। तो जो ये गोलकनाथ वाला केस है ये कब हुआ था? 1967। ठीक है, और जो हमने केशवानंद पढ़ा था वो पढ़ा था 1973। तो इसमें क्या है, इसमें पहली सबसे बड़ी क्या है खंडपीठ क्या है उसका गठन किया गया था, और सेकंड टाइम किस में किया गया था? गोलकनाथ केस में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यहाँ पर तो उच्च न्यायालय है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 3 में जो है हमारे मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनकी रक्षा का जो दायित्व है वो संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट्स जितने हैं उनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो आर्टिकल 2 to 6। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह की रीट जारी कर सकती हैं। तो आपको वो रीट भी याद रखनी है, कौन कौन सी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक है प्रतिषेध, ठीक है, एक है उत्प्रेषण, और एक है अधिकार प्रच्छा। ये 5 तरह की रीट क्या है? जारी की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष जो उनके होते हैं एज के, तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये भी सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में क्या है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसमें वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती? तो आपको बताना है कि किस में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो। ठीक है, उसमें क्या है, उसको कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। बाकी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में या भारत के किसी भी न्यायालय में वो काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए जो आर्टिकल 220 है, इसमें क्या है, जिसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और कब हुआ था? 1956 में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अंतर्गत स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन का प्रावधान है। मतलब कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर वो भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जिस न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता को। ठीक है, देखिए जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह सभी न्यायाधीशों की रीट अधिकारी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है और किसको पत्र लिखकर, मतलब किसको लेटर लिखकर क्या है अपना, यानी कि रिज़ाइन लेटर अपना दे सकता है, किसे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। देखिए भारतीय जो संविधान का आर्टिकल है 124 का सेकंड क, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज
राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक जो सक्रियता है वो क्या है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे बोल सकते हैं, जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, यानी कि PLI। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका का संवैधानिक प्रणाली के तहत संवैधानिक मूल्य और नैतिकता को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और इस प्रकार जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 31 इस समय हम बात करें तो जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य हैं, मतलब अदर जो जजेस हैं वो हैं, तो वो कार्यरत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसद, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 125 का फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो क्या है न्यायाधीश हैं उनके वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। गलत है। यह केवल परामर्श से संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ये भी गलत है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, मतलब तीनों से रखता, तो ये भी ठीक है, ये ठीक है। यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब केवल बोल देना यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। यह मूल, अपीलीय और परामर्श इन तीनों से संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 से लेकर 136, ठीक है। इसमें क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और आर्टिकल 143 की बात करें तो इसमें परामर्श संबंधी अधिकार जो हैं इनकी व्याख्या की गई है। मतलब इसमें तो की गई है 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की, ठीक है। 132 से 136 में की गई है अपीलीय क्षेत्राधिकार की, और 143 में की गई है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन सही लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेशंस हैं वो सभी आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, सभी वीडियोस में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं ये वीडियोस। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।